नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहु पीएससी एकेडमी से। दोस्तों आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बजट के अंतर्गत पढ़ेंगे दोस्तों बजट के अवयव या बजट के घटक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बजट के घटक या बजट के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ बजट। बजट के मुख्य तौर पर दो अवयव होते हैं दोस्तों, दो घटक होते हैं। पहला कहलाता है सार्वजनिक आय। पहला है सार्वजनिक आय या पब्लिक इनकम। पहला है दोस्तों सार्वजनिक आय, पब्लिक इनकम। इसके दो भाग होते हैं। सार्वजनिक आय का पहला भाग होता है राजस्व आय, राजस्व आय या इसे हम कहते हैं दोस्तों राजस्व प्राप्तियां, राजस्व आय या राजस्व प्राप्तियां, राजस्व आय या राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू रिसिप्ट। सार्वजनिक आय का दूसरा घटक होता है पूंजीगत आय, पूंजीगत आय या पूंजीगत प्राप्तियां या इसे हम कहते हैं दोस्तों पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत आय या पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल इनकम या कैपिटल रिसिप्ट। दूसरा होता है बजट का दूसरा घटक है सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय दो प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सार्वजनिक व्यय दो प्रकार का होता है, जिसमें से पहला प्रकार है राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, जबकि दूसरा होता है दोस्तों पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय जबकि दूसरा है पूंजीगत व्यय। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बजट के दो अवयव होते हैं सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, पब्लिक इनकम, पब्लिक एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक आय के दो भाग होते हैं, राजस्व आय, दूसरा है दोस्तों पूंजीगत आय। सार्वजनिक व्यय के दो भाग होते हैं, राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर राजस्व व्यय का मतलब क्या होता है? राजस्व व्यय का, राजस्व आय का, इसमें राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है कर। सरकार के राजस्व आय का सबसे बड़ा जो स्रोत होता है वो होता है टैक्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है टैक्स, कर। राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है कर अर्थात टैक्स। ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत पकड़ना है दोस्तों, राजस्व आय के अंतर्गत आता है प्रत्यक्ष कर, दूसरा आता है दोस्तों अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अतिरिक्त गैर कर आय, गैर कर आय में अगर हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर राजस्व आय के अंतर्गत देखते हैं तो टैक्स इसका बहुत बड़ा स्रोत होता है राजस्व आय का। सरकार के राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है टैक्स, कर, प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर। गैर कर आय में पकड़ना है आपका सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त आय, सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त आय, सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त आय, जैसे कि एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल भेल गेल, आपका आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये जितनी भी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, महारत्न या नवरत्न कंपनियां, सबसे जो भी आय आता है सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त आय, ये सब आता है दोस्तों राजस्व आय के अंतर्गत या राजस्व प्राप्तियां के अंतर्गत। इसके बाद देखते हैं दोस्तों सरकार को प्राप्त अनुदान। यदि आप प्रधानमंत्री राहत कोष में कोई 1 करोड़ रुपए देते हैं तो ये 1 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में चला जाएगा दोस्तों राजस्व आय के अंतर्गत। तो यहां पर हमने डिस्कस किया दोस्तों, सरकार के राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है कर या टैक्स। इसे हम कहते हैं राजस्व आय या राजस्व प्राप्तियां, अर्थात प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर। लेकिन गैर कर आय में आएगा आपका सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त आय, सरकार को प्राप्त अनुदान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त आय का मतलब है कि सेल भेल गेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, महारत्न या नवरत्न कंपनियां जो भी
आय उत्पन्न करती है, सब आके जुड़ेगा राजस्व आय में। तथा सरकार को प्राप्त अनुदान भी जोड़ा जाता है दोस्तों राजस्व आय के अंतर्गत। यदि आपने प्रधानमंत्री राहत कोष में या प्रधानमंत्री मुद्रा कोष में जो भी पैसा जमा किया, ये सब जाके जमा हो जाएगा दोस्तों राजस्व आय में। इसके बाद पकड़ते हैं पूंजीगत आय या पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत आय या पूंजीगत प्राप्तियां, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूंजीगत आय या पूंजीगत प्राप्तियां का सबसे बड़ा स्रोत होता है ऋण अर्थात कर्ज। सरकार अपने जनता से ऋण लेती है या विदेश से ऋण लेती है, जैसे विश्व मुद्रा कोष या विश्व बैंक के द्वारा सरकार यदि जनता से ऋण लेती है तो इस प्रकार के ऋण को हम कहेंगे निवल घरेलू ऋण। सरकार लेती है दोस्तों निवल घरेलू ऋण। दूसरा, अगर विदेशों से ऋण लिया जाता है या तो किसी देश से ऋण लिया जाए या दोस्तों विश्व बैंक या विश्व मुद्रा कोष से ऋण लिया जाए सरकार के द्वारा, तो इसे कहेंगे निवल विदेशी ऋण। निवल विदेशी ऋण। यदि सरकार किसी संस्था से ऋण लेती है, अगर सरकार किसी प्राइवेट कंपनी या किसी संस्था से ऋण लेती है तो संस्था से प्राप्त ऋण, संस्था से प्राप्त ऋण, संस्था से प्राप्त ऋण, ये सब आएगा दोस्तों पूंजीगत आय के अंतर्गत। इसी के साथ साथ दोस्तों यदि सरकार सार्वजनिक उपक्रम को बेचेगी तो बेचने से जो भी पैसा जनरेट होगा वो सब आके आएगा दोस्तों पूंजीगत आय के अंतर्गत। अर्थात सार्वजनिक उपक्रम को बेचने से प्राप्त आय, सार्वजनिक उपक्रम को बेचने से प्राप्त आय, यह आएगा दोस्तों पूंजीगत आय के अंतर्गत। मान लीजिए आपके पास एक कार है, यदि आप कार को चलाते हैं तो डेली आपके पास रेवेन्यू जनरेट होगा, आपकी कमाई होगी। यह है दोस्तों एक प्रकार का सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त आय जो कि आपके राजस्व आय में जोड़ेगा। लेकिन अगर आपने कार को बेच दिया और आपको मान लीजिए 10 लाख रुपए मिले तो सार्वजनिक उपक्रम को बेचने से प्राप्त आय ये जाके जुड़ेगा दोस्तों पूंजीगत आय से। अर्थात कार से डेली जो हम कमाई कर रहे हैं वो जाके जुड़ता है राजस्व आय में, लेकिन कार को अगर हमने बेच दिया, कार को ही बेच दिया तो ये जाके जुड़ेगा दोस्तों पूंजीगत आय में। यदि मान लीजिए आप सेल से, भारत सरकार सेल से जो भी कमाई करती है वो राजस्व आय में जुड़ता है, लेकिन अगर भारत सरकार ने सेल को ही बेच दिया तो ये जाके जुड़ जाएगा दोस्तों पूंजीगत आय में। तो सार्वजनिक उपक्रम को बेचने से प्राप्त आय ये जाके जुड़ेगा दोस्तों पूंजीगत आय में। इसके अतिरिक्त देखते हैं दोस्तों लोक लेखा प्राप्तियां। ये लोक लेखा प्राप्तियां ये भी आता है दोस्तों पूंजीगत आय के अंतर्गत। तो यहां पर हमने डिस्कस किया दोस्तों अतिरिक्त पूंजीगत आय में लिया जा सकता है दोस्तों सरकार द्वारा दिए गए ऋण, सरकार द्वारा दिए गए ऋण की वापसी, सरकार द्वारा दिए गए ऋण की वापसी। मान लीजिए भारत सरकार ने 100 करोड़ का कर्ज दिया था, ऋण दिया था छत्तीसगढ़ सरकार को। अगर छत्तीसगढ़ सरकार इस 100 करोड़ को भारत सरकार को वापस कर देती है तो यह जाके जुड़ता है दोस्तों पूंजीगत आय में, सरकार द्वारा दिए गए ऋण की वापसी। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, मान लीजिए भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को 100 करोड़ का ऋण दिया है, अगर छत्तीसगढ़ सरकार इस ऋण को वापस नहीं करती है तब तक उसे छत्तीसगढ़ सरकार को भारत सरकार को देना होगा ब्याज, ऋण का ब्याज। तो यह ब्याज जाके जुड़ता है दोस्तों राजस्व आय में। अर्थात सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज अदायगी, ब्याज प्राप्ति ये आएगा दोस्तों, ब्याज प्राप्ति ये आएगा आपके राजस्व आय के अंतर्गत। समझने का फिर क्या है देखिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को 100 करोड़ का ऋण लिया है, तो छत्तीसगढ़ सरकार इस ऋण पर जो भी ब्याज देगी ये ब्याज जाकर जुड़ेगा आपके राजस्व आय में। लेकिन जब छत्तीसगढ़ सरकार इस 100 करोड़ को भारत सरकार को वापस करेगी तो ये सरकार द्वारा दिए गए ऋण की जब वापसी होगी तो ये जाके जुड़ेगा दोस्तों पूंजीगत आय में।
तो इस प्रकार से राजस्व आय या राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत मुख्य स्रोत होता है इसमें कर, प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर। गैर कर आय में सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त आय, सरकार को प्राप्त अनुदान, सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज प्राप्ति। जबकि पूंजीगत आय में आता है ऋण या कर जिसका मुख्य स्रोत है निवल घरेलू ऋण, निवल विदेशी ऋण, संस्था से प्राप्त ऋण, सार्वजनिक उपक्रम को बेचने से प्राप्त आय, लोक लेखा प्राप्तियां, सरकार द्वारा दिए गए ऋण की वापसी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय में सबसे पहले देखते हैं सार्वजनिक व्यय में सबसे पहले देखते हैं राजस्व व्यय को। राजस्व व्यय में दो प्रकार का व्यय होता है, एक होता है विकासात्मक व्यय, विकासात्मक व्यय। ये विकासात्मक जो व्यय है, ये राजस्व व्यय का मुख्य उद्देश्य होता है लोक कल्याण करना, अर्थात यह एक प्रकार का लोक कल्याण व्यय है दोस्तों। लोक कल्याण व्यवस्था की स्थापना करने के लिए किया गया व्यय है। यह है दोस्तों लोक कल्याण व्यय। यह है दोस्तों एक प्रकार का लोक कल्याण व्यय। योजनाओं के माध्यम से या गैर योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार या कोई किसी राज्य की सरकार अपने बजट में जो व्यय करती है जिसका उद्देश्य होता है लोक कल्याण करना, इसे कहते हैं दोस्तों राजस्व व्यय। तो राजस्व व्यय में पहला एलिमेंट होता है विकासात्मक व्यय। इसका ये जो व्यय किया जाता है दोस्तों, ये योजना के माध्यम से किया जाता है। और दूसरा होता है गैर विकासात्मक व्यय। गैर विकासात्मक व्यय, गैर विकासात्मक व्यय, गैर विकासात्मक व्यय, इसका ये जो व्यय किया जाता है दोस्तों, ये गैर योजना के माध्यम से किया जाता है, अर्थात इसके लिए योजना की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजस्व व्यय जिसका मुख्य उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी संस्था की स्थापना करना, अर्थात भारत की जनता का उद्धार करना, उनका कल्याण करना। इसके लिए जो विकासात्मक व्यय किया जाता है, इसमें आता है दोस्तों सबसे पहला व्यय है आपका शिक्षा पर व्यय। इसमें है दोस्तों शिक्षा पर किया गया व्यय, चिकित्सा पर किया गया व्यय, चिकित्सा पर किया गया व्यय, परिवहन पर किया गया व्यय, परिवहन पर किया गया व्यय, संचार पर किया गया व्यय। इसके अंतरिक्त पकड़ लेते हैं दोस्तों शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार। और शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार, उद्योग एवं सार्वजनिक उद्योग एवं ऊर्जा पर किया गया व्यय। तो ये जो व्यय किया जा रहा है दोस्तों भारत सरकार के द्वारा, ये राजस्व व्यय के अंतर्गत विकासात्मक व्यय होता है। लेकिन गैर विकासात्मक व्यय जो गैर योजनागत तरीके से जिसका व्यय किया जाता है, यह है दोस्तों रक्षा पर व्यय। पहला पकड़ना है दोस्तों रक्षा पर व्यय, रक्षा पर व्यय। दूसरा पकड़ना है सरकारी कर्मचारियों को दिया गया वेतन, सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाला वेतन, दिए जाने वाला वेतन, सरकारी कर्मचारियों का वेतन, सरकारी कर्मचारियों का वेतन, सरकारी कर्मचारियों का वेतन, रक्षा पर व्यय, सरकारी कर्मचारियों पर का वेतन। इसके अतिरिक्त पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि आप सरकार को अनुदान देते हैं तो यह राजस्व व्यय में जाता है, राजस्व आय में जाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि आप सरकार को अनुदान देते हैं तो यह राजस्व आय में जाता है। लेकिन अगर सरकार किसी को अनुदान दे, जैसे मान लीजिए भारत सरकार उड़ीसा सरकार को कोई अनुदान दे रही है, तो इसका मतलब यह है यह अनुदान जाकर जुड़ता है दोस्तों व्यय में। ध्यान दीजिएगा, यदि भारत सरकार को किसी संस्था से अगर अनुदान प्राप्त होता है तो यह अनुदान जाकर जुड़ता है राजस्व आय में। लेकिन भारत सरकार यदि किसी को अनुदान प्रदान करती है तो यह जाके जुड़ता है दोस्तों राजस्व व्यय में, गैर विकासात्मक व्यय में। तो रक्षा पर व्यय, सरकारी कर्मचारियों का वेतन, सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, सरकार द्वारा दिया गया अनुदान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर सरकार को अनुदान प्राप्त होता है तो यह जाके जुड़ता है राजस्व आय में। लेकिन सरकार किसी को अनुदान देती है तो यह जाके जुड़ता है राजस्व व्यय अर्थात गैर विकासात्मक व्यय में। तो रक्षा पर व्यय, सरकारी कर्मचारियों का वेतन, सरकार द्वारा दिया गया अनुदान। इसके अतिरिक्त जैसे मान लीजिए सरकार ने जो भी ऋण लिया था,
चाहे वो विदेश से ले या घर से ले, अर्थात भारतीयों से ले। अगर सरकार जो भी ऋण लेती है, मान लीजिए सरकार ने विश्व बैंक से 100 करोड़ का ऋण लिया है, तो ये ऋण जाकर जुड़ता है दोस्तों पूंजीगत आय में। लेकिन सरकार इस लिए गए 100 करोड़ रुपए का जो ऋण है विश्व बैंक से अगर लिया है, तो इस 100 करोड़ को वापस करेगी ब्याज के साथ। तो ये होता है दोस्तों राजस्व व्यय, गैर विकासात्मक व्यय। सरकार द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान व ब्याज अदायगी, अर्थात सरकार ने जो भी ऋण लिया है, जैसे मान लीजिए सरकार ने विश्व बैंक से 100 करोड़ रुपए लिया है और 10 करोड़ रुपए का उस पे हो गया ब्याज, अर्थात सरकार को 110 करोड़ रुपए विश्व बैंक को वापस करना है। तो ये जाके जुड़ता है दोस्तों राजस्व व्यय के अंतर्गत। अब देखते हैं दोस्तों पूंजीगत व्यय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूंजीगत व्यय का मतलब होता है सार्वजनिक निवेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूंजीगत व्यय का मतलब होता है सार्वजनिक निवेश, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह किया जाता है एफडीआई तथा एफआईआई के माध्यम से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तथा फॉरेन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से विदेशी कंपनियों के द्वारा भारत में निवेश किया जाएगा तथा दूसरे देशों के द्वारा भारत में निवेश किया जाएगा। किसी दूसरे देश या विदेशी कंपनियों के द्वारा भारत में निवेश किया जाता है एफडीआई तथा एफआईआई के माध्यम से। यही सार्वजनिक निवेश जो होता है दोस्तों कहलाता है पूंजीगत व्यय। तो सार्वजनिक निवेश, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सार्वजनिक निवेश के तहत भारत में बनाए जाते हैं, जैसे होता है दोस्तों बांध का निर्माण, पुल का निर्माण, इसमें जो भी खर्चा होगा इसमें विदेशी कंपनियां या कोई दूसरा देश भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बांध का निर्माण, पुल का निर्माण, सड़क का निर्माण, उद्योग का निर्माण, अस्पताल का निर्माण, भवन का निर्माण, ये जितना भी कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, इन सब में विदेशी कंपनियां तथा कोई दूसरा देश भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इससे जो भी पैसा आएगा एफडीआई और एफआईआई के माध्यम से सार्वजनिक निवेश जो भी किया जाएगा, या भारत की ही कोई भी कंपनी या भारत का कोई भी व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसमें जो भी इन्वेस्ट किया जाएगा यही कहलाता है दोस्तों पूंजीगत व्यय। तो ये हमने डिस्कस किया बजट के अवयव। बजट के दो अवयव होता है, पब्लिक इनकम या पब्लिक सार्वजनिक आय, दूसरा होता है सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। यहां पर सार्वजनिक आय दो प्रकार का होता है। सार्वजनिक आय मिलकर बनता है दोस्तों राजस्व आय से और पूंजीगत आय से। राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है कर या टैक्स, प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर, तथा राजस्व आय में गैर कर आय होता है सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त आय, सरकार को प्राप्त अनुदान, सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज प्राप्ति। पूंजीगत आय या पूंजीगत प्राप्तियां, इसका मुख्य स्रोत होता है कर्ज, निवल घरेलू ऋण, निवल विदेशी ऋण, संस्था से प्राप्त ऋण, सार्वजनिक उपक्रम को बेचने से प्राप्त आय, लोक लेखा प्राप्तियां, सरकार द्वारा दिए गए ऋण की वापसी। सार्वजनिक व्यय में दो प्रकार का होता है, राजस्व व्यय। राजस्व व्यय लोक कल्याण, भारत के जनता के लिए जो भी लोक कल्याण किया जाएगा, लोक कल्याण के लिए जो भी खर्चा आता है यही कहलाता है दोस्तों लोक कल्याण व्यय, राजस्व व्यय। ये दो प्रकार का होता है, विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय। विकासात्मक व्यय, अगर सरकार योजना के माध्यम से कोई विकास कार्य करती है लोक कल्याण हेतु, तो यह होता है विकासात्मक व्यय। लेकिन गैर योजनागत व्यय जो होता है गैर विकासात्मक व्यय, लेकिन यह लोक कल्याणकारी होता है दोस्तों, अर्थात राजस्व व्यय होता है।
तो राजस्व व्यय में पहला है विकासात्मक व्यय, शिक्षा पर खर्चा, चिकित्सा पर खर्चा, परिवहन पर खर्चा, संचार पर खर्चा, उद्योग तथा ऊर्जा पर खर्चा। गैर विकासात्मक व्यय यह है दोस्तों रक्षा पर खर्चा, रक्षा पर व्यय, सरकारी कर्मचारियों का वेतन, सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, सरकार द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान तथा ब्याज अदायगी। पूंजीगत व्यय का मतलब होता है सार्वजनिक निवेश जो किया जाता है एफडीआई तथा एफआईआई के माध्यम से। बांध का निर्माण, पुल का निर्माण, सड़क का निर्माण, उद्योग का निर्माण, अस्पताल का निर्माण, भवन का निर्माण। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों बजट के अवयव। अब हम देखने जा रहे हैं राजस्व आय और पूंजीगत आय में अंतर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं राजस्व आय और पूंजीगत आय में समानता तथा अंतर, अर्थात हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों सार्वजनिक आय। तो बजट का पहला एलिमेंट है सार्वजनिक आय, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सार्वजनिक आय, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे राजस्व आय तथा पूंजीगत आय। क्योंकि सार्वजनिक आय दो प्रकार से डिवाइडेड होता है, एक होता है दोस्तों राजस्व आय और दूसरा होता है पूंजीगत आय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक आय तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों सार्वजनिक आय। तो अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों सार्वजनिक आय, पब्लिक इनकम। सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले आय को सार्वजनिक आय कहते हैं। सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले अनुमानित आय को सार्वजनिक आय कहते हैं। सार्वजनिक आय के दो घटक है, पहला है राजस्व आय या राजस्व प्राप्तियां, दूसरा है दोस्तों पूंजीगत आय या पूंजीगत प्राप्तियां। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सार्वजनिक आय, सार्वजनिक आय, पब्लिक इनकम, सार्वजनिक आय, पब्लिक इनकम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सरकार को, सार्वजनिक आय का मतलब होता है सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में, चालू वित्तीय वर्ष में, चालू वित्तीय वर्ष में सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले अनुमानित आय को सार्वजनिक आय कहते हैं। अनुमानित आय को सार्वजनिक आय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सार्वजनिक आय, पब्लिक इनकम का मतलब होता है सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले अनुमानित आय को सार्वजनिक आय कहते हैं। सार्वजनिक आय दो प्रकार का होता है, सार्वजनिक आय के घटक, सार्वजनिक आय के घटक या अवयव। सार्वजनिक आय के अवयव होता है, पहला होता है दोस्तों राजस्व, पहला होता है राजस्व आय, राजस्व आय या इसे हम कहते हैं राजस्व प्राप्तियां, राजस्व आय या राजस्व प्राप्तियां। आप कह सकते हो रेवेन्यू, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। दूसरा होता है दोस्तों पूंजीगत आय, दूसरा होता है पूंजीगत आय या पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां कह सकते हैं आप कैपिटल इनकम, कैपिटल इनकम या कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्व आय और पूंजीगत आय में डिफरेंस। समझते हैं दोस्तों, और उसमें क्या समानता है, राजस्व आय और पूंजीगत आय में डिफरेंस समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं राजस्व
आय, राजस्व आय। और दूसरा पकड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम इनमें डिफरेंस देखने जा रहे हैं, राजस्व आय और पूंजीगत आय में डिफरेंस, राजस्व आय और पूंजीगत आय में डिफरेंस। देखिएगा दोस्तों, राजस्व आय और पूंजीगत आय में डिफरेंस देखिएगा। राजस्व आय को चालू खाता आय भी कहा जाता है, चालू खाता आय भी कहा जाता है, जबकि पूंजीगत आय को पूंजी खाता आय भी कहा जाता है, पूंजी खाता आय भी कहा जाता है, पूंजी खाता या पूंजी खाता आय भी कहा जाता है। इसे चालू खाता या चालू खाता आय भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम इसमें जो डिफरेंस देखेंगे उसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु होंगे ये हम इधर लिखेंगे दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं परिभाषा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं परिभाषा। राजस्व आय, राजस्व आय का मतलब क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है दोस्तों कर, और दूसरा सबसे बड़ा स्रोत होता है सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त होने वाले आय। तो इसका मतलब यह है दोस्तों, कर तथा सार्वजनिक उपक्रम, कर तथा सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त आय को राजस्व आय कहते हैं, प्राप्त आय को राजस्व आय कहते हैं। कर तथा कहते हैं, कर तथा सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त आय को राजस्व आय कहते हैं। जबकि पूंजीगत आय का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पूंजीगत आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है ऋण, और दूसरा सबसे बड़ा स्रोत होता है सार्वजनिक उपक्रम को बेचने से प्राप्त होने वाला आय। तो पूंजीगत आय का मतलब होता है ऋण तथा सार्वजनिक परिसंपत्तियां या उपक्रम, सार्वजनिक परिसंपत्तियां को बेचने से प्राप्त आय को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्राप्त आय को पूंजीगत आय कहते हैं, पूंजीगत आय कहते हैं, पूंजीगत आय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, इनके दूसरा नाम, इसका उपनाम हम कह सकते हैं, इनका उपनाम राजस्व आय का उपनाम होता है चालू खाता आय। उपनाम, ध्यान दीजिएगा, उपनाम राजस्व आय का उपनाम है दोस्तों चालू खाता आय, चालू खाता आय। इसको चालू खाता आय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो आय प्राप्त होता है चालू वित्तीय वर्ष में होता है, इसलिए इसे चालू खाता आय भी कहते हैं। पूंजीगत आय को हम कहते हैं दोस्तों पूंजी खाता आय, पूंजी खाता आय, इसका उपनाम है पूंजी खाता आय। अगला डिफरेंस देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इनमें अगला डिफरेंस देखते हैं आय के स्रोत। ध्यान दीजिएगा, अगला डिफरेंस है आय के स्रोत। राजस्व आय के अंतर्गत आय के उन स्रोतों को रखा जाता है जिसके लिए सरकार को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करना पड़ता है, जबकि पूंजीगत आय के अंतर्गत आय के उन स्रोतों को रखा जाता है जिसके एवज में, जिसके लिए सरकार को भुगतान करना पड़ता है। अर्थात राजस्व आय में इसके अंतर्गत आय के उन स्रोतों को रखा गया है, उन स्रोतों को रखा जाता है, इसके अंतर्गत आय के उन स्रोतों को रखा जाता है जिसके लिए सरकार को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करना होता है, भुगतान नहीं
करना होता है, करना होता है। अर्थात यहां पर आय के, राजस्व आय के अंतर्गत आय के ऐसे स्रोत को रखा जाता है जिसके लिए सरकार को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करना पड़ता है। जैसे कि दोस्त देखिए टैक्स, इसके लिए टैक्स प्राप्त होता है लेकिन सरकार को किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना पड़ा। सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम से सरकार को जो भी इनकम आएगा यह सरकार का शुद्ध इनकम है, अर्थात इसके लिए भी सरकार को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करना पड़ा। लेकिन पूंजीगत आय, इसके अंतर्गत आय के उन स्रोतों को रखा जाता है, उन स्रोतों को रखा जाता है जिसके लिए सरकार को रखा जाता है, जिसके लिए सरकार को भुगतान करना पड़ता है, करना होता है, जिसके लिए सरकार को भुगतान करना होता है। जैसे सरकार ने ऋण लिया, अर्थात अगर सरकार ऋण लेती है तो सरकार को ऋण के साथ ब्याज भी पटाना पड़ता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला देखते हैं परिसंपत्ति तथा देयताएं। परिसंपत्ति व देयताएं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। परिसंपत्ति का मतलब होता है एसेट, देयताएं का मतलब होता है दोस्तों लायबिलिटी। परिसंपत्ति तथा देयताएं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर राजस्व आय के कारण सरकार के परिसंपत्ति व देयता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात इसका राजस्व आय का सरकार के परिसंपत्ति व देयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात राजस्व आय के कारण सरकार की परिसंपत्ति ना तो बढ़ती है ना तो घटती है। इसी प्रकार से सरकार की देयताएं, देनदारियां ना तो बढ़ती है और ना तो घटती है। इसका मतलब यह है कि राजस्व आय के कारण परिसंपत्ति, सरकार की परिसंपत्ति और देयता पर, परिसंपत्ति व देयता का देयताओं पर या देनदारियों पर, परिसंपत्ति, सरकार की परिसंपत्ति व देनदारियों की वृद्धि या कमी नहीं होती है, वृद्धि या कमी नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजस्व आय के कारण सरकार की जो परिसंपत्तियां है, जैसे कि सार्वजनिक उपक्रम या दो देनदारियां है, ऋण का देनदारियां, इसकी ना तो वृद्धि होती है और ना ही कमी होती है। लेकिन पूंजीगत आय में, जैसा कि अगर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सरकार के द्वारा ऋण लिया जाता है, इसका मतलब सरकार की देनदारियां बढ़ती है, जबकि सार्वजनिक परिसंपत्तियों को बेचा जाता है, अर्थात सार्वजनिक परिसंपत्तियां कम होती है। अर्थात पूंजीगत आय का, अर्थात इसका सरकार की परिसंपत्तियां, सरकार की परिसंपत्ति व देयता पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात इसका मतलब यह है कि सरकार की परिसंपत्तियां कम होती है, सरकार की परिसंपत्तियां कम होती है, जबकि देनदारियां बढ़ती है। ऋण लेने के कारण देनदारियां बढ़ती है, जबकि देनदारियां
बढ़ती है, बढ़ती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने समझा कि परिसंपत्तियों और देयताओं पर राजस्व आय या पूंजीगत आय का क्या प्रभाव पड़ता है। परिसंपत्ति और देयताएं, राजस्व आय के कारण सरकार की परिसंपत्ति और देयताएं पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ना तो परिसंपत्ति और देयताएं ना तो बढ़ती है ना तो घटती है, जबकि पूंजीगत आय का सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं पर, देयताएं पर या देनदारियों पर प्रभाव पड़ता है। सरकार की परिसंपत्तियां कम होती है जबकि देनदारियां बढ़ती है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों वित्तीय स्थिति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं वित्तीय स्थिति। इसके बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं वित्तीय स्थिति। वित्तीय स्थिति, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर सरकार का राजस्व आय बढ़ता है, सरकार का अगर राजस्व आय बढ़ेगा अर्थात अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी अर्थात मजबूत होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजस्व आय का उच्च स्तर, राजस्व आय का उच्च स्तर अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति को, अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाती है, वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मजबूत बनाती है वित्तीय स्थिति। राजस्व आय का उच्च स्तर अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाती है, जबकि अगर पूंजीगत आय बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपका कर्ज बढ़ रहा है और आप परिसंपत्तियों को बेच रहे हैं। इसका मतलब यह है परिसंपत्तियां कम हो रही है अर्थात अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। अगर पूंजीगत आय बढ़ेगा इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था में वित्तीय आय कमजोर हो रही है। पूंजीगत आय का उच्च स्तर, पूंजीगत आय का उच्च स्तर अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिति को कमजोर बनाती है, वित्तीय स्थिति को कमजोर बनाती है, कमजोर बनाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कमजोर बनाती है। इसके बाद हम देखते हैं भावी पीढ़ी पर प्रभाव। भावी पीढ़ी पर प्रभाव, अगला हम देखने जा रहे हैं भावी पीढ़ी पर प्रभाव। ध्यान दीजिएगा, अगर सरकार का राजस्व आय बढ़ता जाएगा तो यह आने वाले भविष्य के लिए अर्थात आने वाली पीढ़ी के लिए यह सकारात्मक है। लेकिन अगर सरकार की पूंजीगत आय बढ़ रही है मतलब कहीं ना कहीं सरकार की ऋण बढ़ रहा है दोस्तों, यह आने वाली पीढ़ी के लिए नकारात्मक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजस्व आय में वृद्धि आने वाली पीढ़ी के लिए सकारात्मक होता है। राजस्व आय में वृद्धि भावी पीढ़ी के लिए सकारात्मक होता है। जबकि दोस्तों पूंजीगत आय में वृद्धि, पूंजीगत आय में वृद्धि भावी पीढ़ी के लिए नकारात्मक होता है, यह होता है दोस्तों, नकारात्मक होता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों उदाहरण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद लास्ट पॉइंट हम देखेंगे उदाहरण में जैसा कि हम जानते हैं उदाहरण में हम लिखेंगे दोस्तों जैसे कि राजस्व आय का उदाहरण है कर से प्राप्त होने वाला आय, जैसा कि प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर,
गैर कर आय है दोस्तों सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त होने वाला आय, सरकार को प्राप्त होने वाला अनुदान, तथा दोस्तों इसमें जो सरकार किसी को कर्ज दी है तो उससे प्राप्त होने वाला ब्याज। तो यह है दोस्तों राजस्व आय का उदाहरण। इसके बाद देखेंगे पूंजीगत आय या पूंजी खाता का आय का उदाहरण। पूंजी खाता आय का उदाहरण होता है दोस्तों सबसे पहला ऋण। ऋण में पकड़ना है निवल घरेलू ऋण, निवल विदेशी ऋण। जैसे कि भारत सरकार अगर भारतीयों से ऋण लेती है तो यह है दोस्तों निवल घरेलू ऋण, या भारत की किसी कंपनी से ऋण लेती है तो निवल घरेलू ऋण। दूसरा है दोस्तों अगर विदेशी कंपनी या विश्व मुद्रा कोष या विश्व बैंक या किसी दूसरे देश से ऋण लेती है तो यह है निवल विदेशी ऋण, निवल घरेलू ऋण तथा निवल विदेशी ऋण। इसके साथ साथ दोस्तों पूंजीगत आय में आएगा परिसंपत्तियों को बेचने से प्राप्त होने वाला आय, लोक लेखा प्राप्तियां। पकड़ना है दोस्तों संस्था से लिया गया ऋण या सरकार ने जो ऋण दिया है उस ऋण की वापसी। ये सभी उदाहरण है दोस्तों पूंजीगत आय को, जिसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों सार्वजनिक आय, पब्लिक इनकम। सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले अनुमानित आय को सार्वजनिक आय कहते हैं। सार्वजनिक आय के अवयव राजस्व आय, पूंजीगत आय। इसमें हम डिफरेंस देख रहे थे दोस्तों, राजस्व आय कर तथा सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त आय को राजस्व आय कहते हैं। पूंजीगत आय ऋण तथा सार्वजनिक परिसंपत्तियों को बेचने से प्राप्त आय को पूंजीगत आय कहते हैं। इसका उपनाम है दोस्तों राजस्व आय को हम कहते हैं चालू खाता आय, जबकि पूंजीगत आय को कहते हैं पूंजी खाता आय। आय के स्रोत ध्यान दीजिएगा, राजस्व आय इसके अंतर्गत आय के उन स्रोतों को रखा जाता है जिसके लिए सरकार किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करती है, जबकि इसके अंतर्गत आय के उन स्रोतों को रखा जाता है जिसके लिए सरकार को भुगतान करना होता है। परिसंपत्ति व देयता है, इसका सरकार के परिसंपत्ति व देयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात परिसंपत्ति या देनदारियां ना तो बढ़ती है ना तो घटती है। लेकिन पूंजीगत आय का सरकार की परिसंपत्ति व देयताओं पर या देनदारियों पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात सरकार की परिसंपत्तियां कम होती है जबकि देनदारियां बढ़ती है। वित्तीय स्थिति, राजस्व आय का उच्च स्तर अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाती है, जबकि पूंजीगत आय का उच्च स्तर अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति को कमजोर बनाती है। भावी पीढ़ी पर प्रभाव, राजस्व आय पर बढ़ने पर भावी पीढ़ी के लिए सकारात्मक है, जबकि पूंजीगत आय बढ़ने पर यह भावी पीढ़ी के लिए नकारात्मक है। और उदाहरण में हमने देखा दोस्तों राजस्व आय के उदाहरण है कर में प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, जबकि गैर कर आय है आपका सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त आय, सरकार को प्राप्त अनुदान तथा सरकार ने जो ऋण दिया है या तो किसी राज्य को उससे प्राप्त होने वाला ब्याज। पूंजीगत आय के अंतर्गत आता है सबसे पहला ऋण, सकल विदेशी ऋण या निवल विदेशी ऋण, निवल घरेलू ऋण। इसके साथ संपत्ति, सार्वजनिक परिसंपत्तियों को बेचने से प्राप्त होने वाला आय या सार्वजनिक उपक्रम को बेचने से प्राप्त होने वाला आय, किसी संस्था से प्राप्त ऋण। इसके अतिरिक्त है दोस्तों सरकार ने अगर किसी को ऋण दिया है तो ऋण की वापसी, यह कहलाता है पूंजीगत आय। सार्वजनिक व्यय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों अगला टॉपिक है सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगला है दोस्तों पब्लिक एक्सपेंडिचर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों सरकार को, इसका मतलब है दोस्तों सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में, चालू वित्तीय वर्ष में सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले अनुमानित व्यय को सार्वजनिक व्यय कहते हैं, सार्वजनिक व्यय कहते हैं।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले अनुमानित व्यय को सार्वजनिक व्यय कहते हैं। सार्वजनिक व्यय दो प्रकार का होता है दोस्तों। सबसे पहला होता है राजस्व व्यय, अर्थात सार्वजनिक व्यय के घटक होता है। पहला होता है राजस्व व्यय और दूसरा होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पहला होता है राजस्व व्यय अर्थात सार्वजनिक व्यय के घटक, सार्वजनिक व्यय के घटक या अवयव। सार्वजनिक व्यय का पहला घटक होता है राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है दोस्तों पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इसमें हम डिफरेंस समझते हैं। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में डिफरेंस देखते हैं दोस्तों। ये आपका होगा मुख्य बिंदु जिस पर हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे। ये है दोस्तों राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है राजस्व व्यय। ध्यान दीजिएगा, राजस्व व्यय को कहा जाता है दोस्तों लोक कल्याणकारी व्यय, लोक कल्याणकारी व्यय, अर्थात सरकार के द्वारा जनता की भलाई के लिए जो भी खर्च किया जाता है इसे कहा जाता है राजस्व व्यय। दूसरा देखेंगे दोस्तों इसी में आपका पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय अर्थात यह है दोस्तों सार्वजनिक निवेश, सार्वजनिक निवेश। विदेशी कंपनियां या आपका भारतीय कंपनी या भारत का कोई भी व्यक्ति या विदेश का कोई भी व्यक्ति या कोई दूसरा देश भारत के किसी कार्य में निवेश करेगा तो इसमें आएगा दोस्तों पूंजीगत व्यय। सबसे पहला हम लोग डिफरेंस देखते हैं दोस्तों, परिभाषा, डेफिनेशन देखते हैं। राजस्व व्यय का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजस्व व्यय का मतलब लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण से, दृष्टिकोण से, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण से सरकार द्वारा, सरकार द्वारा किया गया व्यय, सरकार द्वारा किया गया व्यय राजस्व व्यय कहलाता है, राजस्व व्यय कहलाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय का मतलब होता है सार्वजनिक निवेश की दृष्टिकोण से, सार्वजनिक निवेश की दृष्टिकोण से, सार्वजनिक निवेश की दृष्टिकोण से सरकार द्वारा किया गया, सरकार द्वारा किया गया व्यय पूंजीगत व्यय कहलाता है, पूंजीगत व्यय कहलाता है। यह है दोस्तों पूंजीगत व्यय कहलाता है। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं दोस्तों उपनाम, किसे किस नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उपनाम, दूसरा डिफरेंस हम देखते हैं उपनाम, उपनाम, ध्यान दीजिएगा। राजस्व व्यय का उपनाम है दोस्तों लोक कल्याणकारी व्यय, लोक कल्याणकारी व्यय, यह है दोस्तों लोक कल्याणकारी व्यय। पूंजीगत व्यय का उपनाम है सार्वजनिक निवेश, यह है दोस्तों सार्वजनिक निवेश, सार्वजनिक निवेश, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों व्यय के स्रोत, व्यय के स्रोत, व्यय के स्रोत, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, व्यय के स्रोत, ध्यान दीजिएगा। राजस्व व्यय के लिए सरकार को भुगतान करना पड़ता है, जबकि पूंजीगत व्यय के लिए सरकार को भुगतान नहीं करना पड़ता। राजस्व व्यय, राजस्व व्यय हेतु सरकार को लोक कल्याणकारी योजना हेतु व्यय करना होता है। जैसे कि अगर सरकार कोई योजना चला रही है किसी विकासात्मक कार्य के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो ये सब आता है दोस्तों एक प्रकार का सरकार का व्यय। उसी प्रकार से रक्षा पर किया गया व्यय, ये भी आएगा दोस्तों राजस्व है। लेकिन पूंजीगत व्यय में सरकार को प्राप्तियां होती है और सरकार उसे निवेश के रूप में खर्च करती है, अर्थात सरकार यहां पर सार्वजनिक निवेश करवाती है।
फिर सरकार उसे जैसे बांध का निर्माण, अगर सरकार किसी बांध का निर्माण कर रही है तो उसमें किसी विदेशी कंपनियों के द्वारा एफडीआई एफआईआई के माध्यम से उस पर खर्च किया गया, निवेश किया गया, और उस प्राप्त पैसे को जो सरकार को सार्वजनिक निवेश के माध्यम से प्राप्त होगी और सरकार उसे पूंजीगत व्यय के माध्यम से खर्च करती है, अर्थात यह निवेश होता है दोस्तों। तो व्यय के स्रोत राजस्व व्यय तो सरकार को भुगतान करना होता है, जबकि दोस्तों पूंजीगत व्यय हेतु सरकार को भुगतान नहीं करना होता है, सरकार को भुगतान नहीं करना होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हमें प्राप्त होगा सरकार को एफडीआई और एफआईआई के माध्यम से प्राप्त होता है, क्योंकि दोस्तों यहां पर सार्वजनिक निवेश कहते हैं अगर कोई विदेशी कंपनी या कोई विदेश की दूसरी कंट्री भारत में निवेश करेगी एफडीआई और एफआईआई के माध्यम से, तो ये है दोस्तों सार्वजनिक निवेश। इसके बाद देखते हैं दोस्तों परिसंपत्ति व देयताएं, एसेट एंड लायबिलिटीज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजस्व व्यय के कारण परिसंपत्ति कम होती है जबकि देनदारियां बढ़ती है दोस्तों। जबकि पूंजीगत व्यय में एक्चुअल में यहां पर ये व्यय नहीं है दोस्तों, एक्चुअल में यहां पर पैसे आते हैं, तो यहां पर दोस्तों परिसंपत्तियां बढ़ती है तथा देनदारियां कम होती है। तो यहां पर दोस्तों इसका मतलब यह है कि राजस्व व्यय में परिसंपत्ति और देयताओं या देनदारियां का प्रभाव पड़ता है, अर्थात राजस्व व्यय का परिसंपत्ति व देनदारियों में प्रभाव पड़ता है, अर्थात यहां पर परिसंपत्तियां कम होती है जबकि देनदारियां बढ़ती है। जबकि पूंजीगत व्यय में दोस्तों पूंजीगत व्यय का परिसंपत्ति और देनदारियों पर इसका भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि यहां पर दोस्तों नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजस्व व्यय का परिसंपत्ति और देनदारियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जबकि पूंजीगत व्यय का परिसंपत्तियां व देनदारियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात पूंजीगत व्यय के कारण परिसंपत्तियां में वृद्धि होती है तथा देनदारियां कम होती है, अर्थात परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है या परिसंपत्तियां बढ़ती है, परिसंपत्तियां बढ़ती है, जबकि देनदारियां घटती है। तो यह है दोस्तों परिसंपत्ति व देनदारियों पर प्रभाव। इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों वित्तीय स्थिति। ध्यान दीजिएगा, राजस्व जितना ज्यादा होगा, अर्थात लोक कल्याणकारी कार्य के लिए सरकार को खर्च तो ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन ये अगर ज्यादा हो रहा है अर्थात अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, अर्थात राजस्व व्यय की उच्च स्थिति, राजस्व व्यय का उच्च स्तर अर्थव्यवस्था
की वित्तीय स्थिति, अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति को कमजोर बनाती है, कमजोर बनाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जबकि पूंजीगत व्यय में अगर पूंजीगत व्यय बढ़ेगा, कहीं ना कहीं सार्वजनिक निवेश बढ़ रहा है तभी तो पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है। पूंजीगत व्यय का उच्च स्तर, पूंजीगत व्यय का उच्च स्तर अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाती है। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अगला पॉइंट, उदाहरण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनके उदाहरण को डिस्कस करते हैं। हालांकि हमने इनके उदाहरण को सबसे पहले ही डिस्कस कर लिया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजस्व व्यय के दो प्रकार से राजस्व व्यय होता है दोस्तों। पहला होता है विकासात्मक या योजनागत व्यय, दूसरा होता है गैर विकासात्मक या गैर योजनागत व्यय। योजनागत या विकासात्मक व्यय होता है दोस्तों शिक्षा पर व्यय, चिकित्सा पर व्यय, परिवहन, संचार, उद्योग, ऊर्जा पर व्यय, तथा गैर विकासात्मक होता है दोस्तों रक्षा पर व्यय तथा सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन, सरकार के द्वारा दिया गया अनुदान, ये सभी आता है दोस्तों राजस्व व्यय के अंतर्गत। पूंजीगत व्यय का मतलब होता है सार्वजनिक निवेश, एफडीआई तथा एफआईआई के माध्यम से। इसमें देखना है बांध का निर्माण, पुल का निर्माण, सड़क का निर्माण, भवन का निर्माण, अस्पताल का निर्माण, ये सभी निर्माण कार्य के लिए जो भी सार्वजनिक निवेश होता है दोस्तों, यही कहलाता है पूंजीगत व्यय। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया दोस्तों सार्वजनिक आय तथा सार्वजनिक व्यय।